एग्जाम की डेट एक बार दोबारा बताना मेरे को लगता है 10 तारीख को आपका फिजिक्स है, उसके अलावा और क्या क्या है आपके? सर 3 तारीख को इंग्लिश है, 6 तारीख को मैथ्स 6 है, को मैथ्स, और सर फिजिकल एजुकेशन है 7 को, 10 को फिजिक्स, 14 को केमिस्ट्री और 18 को बायो। अच्छा, तो आपका इंग्लिश है तो हो जाएगा, यहाँ से है जरूरत आपको है, आपका ये क्रूशियल टाइम है, तो बायो भी है ही आपका, तो ये तो मेन है। 6 से लेके 14 18 तक। ओके, चलो देखते हैं, बात करता हूँ अभी क्या करा इन्होंने प्लान। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक कर लेते हैं फटाफट से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते थे? यस सर, क्योंकि सर ये 3 दिन तो एटलीस्ट पढ़ना ही होगा इंग्लिश भी। अच्छा, हाँ ठीक है, 3 दिन में 2.5 दिन में ही पढ़ लोगे, वो तो यार टाइम के ऊपर होता है, इतना टाइम मिलेगा उतने दिन में पढ़ लोगे, एक दिन मिलेगा तुम एक में ही पढ़ लोगे पूरा, और जब 3 मिलेंगे 3 में पढ़ोगे। ठीक है, चलो इसमें क्या सर वो देखते प्रॉब्लम ये है ना, वो मल्टीपल चॉइस हो रहा है। हैं। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यस सर। ये तो है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर भी सब्जेक्ट इतना मुश्किल तो नहीं है इंग्लिश तो। हाँ, सब्जेक्टिव तो और आसान होता है ना, सब्जेक्टिव में तो ये होता है कि आपको मैंने कुछ भी लिखना होता है लिख दो बस, आपको स्टोरी पता है तो कुछ तो लिख ही दोगे। ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो फिर भी ऑब्जेक्टिव में यस आइडिया हो सर। जाता है कि हाँ, हाँ आइडिया तो ये है। ऑप्शन हो सकता है, एलिमिनेशन भी इजी हाँ हो लेकिन जाता है इसमें तो। ज़्यादा माइक्रो लेवल पता होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव में इतना माइक्रो लेवल पता ना भी हो सर तभी अगर आपको। हल्का सा भी घुमा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बट ठीक है, ज़्यादा वो मतलब टेंशन यार, हो जाएगा सब, टेंशन में क्यों ले रहे हो। वैसे भी तुम्हारे सब्जेक्ट जो काउंट होने पीसीएम ही होने, जहाँ भी जाओगे तुम, इंग्लिश तो काउंट होनी नहीं, डीयू में एडमिशन लोगे तभी काउंट होगा यस इंग्लिश, सर, वैसे तो है ना। चलो तो ठीक है, देखो हम कल ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू कर रहे थे, तो मैं कल आपको बता रहा था कि जब कोई रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में स्क्रीन जाती है। शेयर नहीं होगी। ओ, स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। ओके, अब शेयर हो गई। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं यार टाइम टेबल भी लिख रहा था ना आपका उस समय, अब मैं ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करता है, जब रे कोई डेंसर से और रेयरर की तरफ जाती है, डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी ये, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो आपका जो एंगल आर होगा वो एंगल आई से ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। यस सर। अब ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होगा, अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, ऐसे करोगे आप रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो आर आपका जो है ज्यादा आएगा, या एक्चुअली म्यू 1/म्यू 2 इंटू साइन आई आएगा, तो आर आपका जो आएगा वो साइन इनवर्स ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, अब ये डेंसर है तो इसका ये म्यू 1 इंडेक्स होगा, ये मैंने, क्योंकि इंसिडेंस रे यहाँ से आ रही है तो म्यू 1 होगा, वो डेंसर वाला है, और ये म्यू 2 जो है रेयरर वाला है, कम वाला है, तो यानी म्यू 2 कम है म्यू 1 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है म्यू 1 और म्यू 2 कम है, तो ये रेशो 1 से ज्यादा आएगा। तो ये साइन इनवर्स जब आप निकालोगे तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आई से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड आई, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। यस। यस सर। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस आई को बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं आई को, तो आर बढ़ेगा, और अगर मैं मान लो आई को कुछ बढ़ाता हूं यहाँ पे, तो मेरा आर भी बढ़ने शुरू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, क्या इक्वल बढ़ेंगे दोनों, क्या ये इक्वल बढ़ेंगे दोनों या कुछ अलग बढ़ेंगे? इक्वल का तो कोई ऐसा नहीं है, इक्वल होगा दोनों, अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो उतना ही साइन इतना ही आर बढ़ेगा, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना, देख के लग भी नहीं रहा रिलेशन को देख के, नो लग रहा सर। है कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। नो सर। इनफैक्ट
आपका आर ज्यादा बढ़ेगा आई के मुकाबले, अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये रेशो आपका 1 से ज्यादा है। जब आप आर को बढ़ाओगे तो ये आई जो है ज्यादा बढ़ सकता है, सॉरी आई को बढ़ाओगे तो आर ज्यादा बढ़ेगा आपका। एरर वाला फॉर्मूला है ना आपका, तो एरर वाले फॉर्मूले में देखोगे तो ऐसा कुछ बन सकता है रिलेशन। ये जो भी है, मतलब ओवरऑल में कहने का मतलब ये है कि ये बराबर नहीं बढ़ेंगे आपस में, है ना। तो ऐसा केस हो सकता है कि ये आई बढ़ता जा रहा है और आर भी बढ़ता जा रहा है, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक केस ऐसा आएगा कि ये आर जो है 90 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उस समय क्या आई 90 होगा, 90 से कम होगा? कम होगा सर कम कम होगा। होगा, है ना। तो ऐसा केस आ जाएगा एक ही आपकी रे ऐसे आ रही है और वो आने के बाद यहाँ से चली जा रही है, ऐसा केस हो सकता है, यस सर। पॉसिबल है। तो ये केस पॉसिबल है, आप कह रहे हो पॉसिबल है, लेकिन केवल डेंसर टू रेयर पॉसिबल है क्या? रेयर से डेंसर में ऐसा हो सकता है? अगर नो सर। छोटी रे आ रही होती नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ये वाला बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो यस जाएगा सर। ना। तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका ऐसा हो जाए केस, वहां तो पहले ये वाला 90 हो जाएगा, ये तो होगा ही 90 ऊपर वाला। अगर ऐसा केस होता कि ये रेयर है डेंसर है और रे ऐसे जारी होती, अब क्या होता, ये वाला एंगल कम होता, तो आप इसको 90 कर दो भले ही, लेकिन ये 90 पहुंचेगा ही नहीं, ये ऐसे निकल जाएगा 90 पे भी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रे वापस आ जाए। तो ये केस कब पॉसिबल है? केवल जब रे जो है डेंसर से रेयर जा रही हो, डेंसर से रेयर, जैसे पानी से बाहर आ रही हो रे, है ना। तो ऐसे केस में पॉसिबल है जब आपकी रे मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी ये होता है। क्या स्पेलिंग होगी इसकी? मेरी स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। एनीवे, तो ये केस पॉसिबल है हमारा जब ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा मान लो मैं इसको एंगल को और बढ़ा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? अब वो 90 तो ऑलरेडी हो चुका है आर, तो अब क्या होगा? डेंस मीडियम रे वापस आ जाएगी। अब ये रे वापिस आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब ये रे वापिस आ जाएगी जिस मीडियम से गई थी, और अब क्या होगा आपके, अब जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने शुरू हो जाएंगे। यहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये सब रिफ्रैक्शन था, अब रिफ्लेक्शन होने लग गया। तो ये जो सरफेस है इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, यू कैन से, तो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, यस सर। है ना। तो आपकी जो रे है वो सेम मीडियम में वापस आ गई, डेंसर मीडियम में वापस आ गई। तो दिस इज फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होने लगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। तो इसमें सर आई के 90 होने के बाद क्या होगा? आई का 90 नहीं होगा, आई तो आपका कुछ एंगल होगा, आर 90 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ एक केस में। सर अगर आई 90 हो गया तो आई बढ़ाते 90 बढ़ाते। हुआ तो फिर क्या होगा? आई 90 में तो सीधी चली जाएगी रे ऐसे, आई 90 का मतलब ये हुआ, आप ऐसे डालोगे तो ग्रेस करते हुए निकल जाएगी रे, यही तो होगा। हाँ, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा ना, सरफेस पे ग्रेस करते हुए निकल जाएगी बस, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रे आपकी ये तब पॉसिबल है जब रे आपकी डेंसर से रेयर जा रही हो, ये आपको होना चाहिए। एंड ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब इसके बाद अगर आप रे को एंगल बढ़ाओगे तो ये फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल कंडीशन एंड दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो सी भी लिखते हैं कई बार या फिर आई सी भी लिखते हैं क्रिटिकल एंगल को, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपका इंसिडेंस एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल हैव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है बात ये? यस सर। यस सर। ओके। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, सी की कितनी वैल्यू आएगी वो ट्राई करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों पड़ा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोलते इसको केवल? इसलिए नहीं बोलते कि जब
रे जो है क्रिटिकल एंगल से कम पे थी, क्रिटिकल एंगल से कम पे थी, तो आप ऐसे दिखाते हो रे को कि वो ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है। तो आप कहते हो कि रे का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एंगल पे पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करती है। हो सकता है ये 2% हो और ये 98% हो, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता ही है इससे पहले भी, लेकिन वो बहुत कम होता है, मेजरली रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन इस कंडीशन के बाद जो होता है वो सारे का सारा 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इस कंडीशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हो रहा था, लेकिन टोटल नहीं हो रहा था। अब जो है टोटल है, इसके बाद जो कंडीशन आएगी नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब एंगल होगा, इसलिए दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात ये? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मीडियम म्यू है, ये एयर मान लेते हैं यूजुअली, तो इसके लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ले सकते हैं हम लोग इसमें। तो हम लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। साइन 90 इज 1, तो साइन आई सी इज 1 बाय म्यू, और दिस इंप्लाइज दैट आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू के बराबर होता है। हमने ये एयर का 1 और म्यू मान के सॉल्व किया। अगर आप म्यू 1 और म्यू 2 मानोगे, या म्यू ए और म्यू बी कुछ भी मानो, मान लो ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, तो यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा। बस म्यू की जगह क्या आ जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा। मतलब आप ऐसे लिखोगे म्यू 1 इंटू साइन आई सी इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन 90 डिग्री, तो ये 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये म्यू 2 बाय म्यू 1 आ जाएगा यहाँ पे साइन आई सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे 1 बाय म्यू 1 बाय म्यू 2। तो दिस इज द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये 1 का इंडेक्स है रिस्पेक्ट टू 2, मैंने इसका इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बाहर के, तो यहाँ पे तो हमने म्यू ले लिया उसको, यहाँ पे म्यू 1 बाय म्यू 2 ले लेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आपका बाहर जो है वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, तो वी विल टेक द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ वैक्यूम। ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो आते हैं वहाँ पे एयर ही होता है, पानी और एयर का क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, तो हम 1 माने म्यू लेते हैं वाटर का यूजुअली, और बाकी वो 1 ले लेते हैं बाहर। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द क्रिटिकल एंगल। ये क्लियर हुआ है हमें? यस सर। ओके अब जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और आपके रियल लाइफ में कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि इसके कारण होते हैं, जहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? हमने जो निकाला है सब एंगल वगैरह जो निकालना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं यूजुअली पेपर में आपके, नीट में भी और बोर्ड में भी और जेई में भी, तो सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो है क्या क्या वो है हमारे पास एप्लीकेशन। किसी को आइडिया है? पहला है डायमंड का चमकना। जो आपका डायमंड चमकता है, तो डायमंड चमकने का रीजन क्या होता है? डायमंड के चमकने का उसका रीजन भी टीआईआर होता है। कैसे होता है टीआईआर? कि डायमंड में जो आपके वो होते हैं सरफेसेस वगैरह होते हैं, डायमंड में आपके जो सरफेसेस वगैरह होते हैं उनके एंगल ऐसे होते हैं कि जब लाइट अंदर जाती है एक बार, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकराती है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकराएगी तो क्या होगी, फिर वो अंदर वो कर जाएगी, दूसरे सरफेस पे चली जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर वो तीसरे पे टकराएगी, तो ऐसे टकराती रहती है बार बार। तो किसी भी सरफेस से वो बाहर निकल सकती है, हो सकता है वो इससे निकले बाहर, इससे निकले, तो आपको क्या लगेगा, डायमंड हर जगह से लाइट आती हुई दिखाई देगी आपको। तो आप जहां से भी डायमंड देखोगे आपको लगेगा लाइट बाहर निकल रही है वहां से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि डायमंड के जो सरफेस होते हैं वहां पे जो है लाइट जो जाती है अंदर, क्योंकि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? बहुत कम होगा।
कम होगा। अगर आपका म्यू ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, तो मतलब उसके कम एंगल पे भी काम चल जाएगा उसका। अगर लाइट उसके मान लो 20 डिग्री पे भी गिर रही है तब भी वो इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा। भाई दो चीजें हैं, मान लो कांच है और एक डायमंड है। अब कांच को चाहिए जी पर्टिकुलर एंगल चाहिए उसकी, जब 70 डिग्री पे गिरेगी तभी मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन करूंगा। डायमंड कह रहा है 70 पे का, तो 20 पे गिर जाए तो 20 पे भी कर दूंगा, 25 पे भी कर दूंगा, 30 पे तो आगे तो कर ही दूंगा, 20 से ज्यादा होगा तो ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में शो होगा फिर, कांच में होगा डायमंड में होगा? क्रिटिकल एंगल उसका कम है डायमंड का, तो ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन किस केस में होगा, कांच में या डायमंड में? डायमंड। डायमंड में कि उसको एंगल कम चाहिए तो किसी भी लाइट को कर देगा, वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा अंदर ही। तो डायमंड में जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए डायमंड जो है चमकता हुआ नजर आता है। तो द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ TIR। ठीक है। सिमिलरली आपका अगर एयर बबल है तो उसकी शाइनिंग होगी। एयर बबल बबल अगर पानी में बन जाए, पानी के अंदर अगर एयर बबल हो, एयर बबल इनसाइड वाटर। और सर एक मिराज वाला तो आपने बताया ही था मिराज बता दिया मैंने आपको। सर, मतलब एक एग्जांपल है ना इसका, मिराज। हाँ, अच्छा मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना मिराज का पूरा कैसे कैसे बनता है। नो सर। अच्छा तो पहले बबल वाला देखते हैं। बबल वाले में क्या होता है कि भाई एयर बबल है इनसाइड द वाटर है, तो अगर रे कोई जा रही है मान लो, तो डेंसर से रेयर जा रही है ये, तो मान लो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये रे रिफ्लेक्ट कर सकती है वापस, तो आपको रे यहाँ से आती हुई दिखाई देगी पानी के बबल से, तो आपको लगेगा बबल जो है लाइट दे रहा है हमें, तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा बबल ये। तो दिस इज नोन एज शाइनिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड द वाटर। तो ये तभी पॉसिबल है जब डेंसर से रेयर जा रही हो रही है। क्लियर है सबको? मिराज फॉर्मेशन है ना, मिराज को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं शायद उसमें उर्दू में। तो मिराज होता है कि हमें रेगिस्तान में जो है पानी दिखाई देता है कि पानी है लेकिन होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है गर्मियों में। तो गर्म होने के कारण क्या होता है कि डिफरेंट लेयर जो होती है एयर की, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है उनका। जो एयर आपकी गर्म जमीन के पास होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो जो है जमीन के जो पास होगी लेयर, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होगी, फैल जाएगी, एक्सपेंड रेयरर हो जाएगी। अगर रेयरर हो जाएगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो रे ऊपर लेयर ऊपर होंगी वो थोड़ा डेंसर होंगी। ठीक है। तो जो नियर द ग्राउंड है, ग्राउंड आपका गर्म है, ये आपका वार्म है, तो आपकी जो ले यहाँ पे जो एयर है वो एक्सपेंड हो गई, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अब क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया सबको जो मैंने डायग्राम बनाया? डायग्राम क्लियर हुआ सबको कि ऊपर वाली जो एयर होगी वो डेंसर होगी और नीचे वाली जो एयर होगी वो रेयरर होगी। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये खजूर का डेट्स का यस। पेड़ है मान लो, क्लियर है? अब ये डेट्स का पेड़ है, खजूर का पेड़ वही होता है। रेगिस्तान में तो कैक्टस होता है, खजूर होता है आई थिंक। तो भाई इसका मान लो लाइट खजूर के पेड़ से सब जगह जा रही है, तो हम खजूर के पेड़ की लाइट देख रहे हैं। अब जब खजूर के पेड़ से लाइट आएगी तो लाइट मान लो सन से गिरी पहले तो, और फिर वहां से यहाँ मेरी तरफ आ रही है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो रे लाइट आ रही है। अब लाइट क्या होगा जब लाइट आएगी, तो ये रे किधर को जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है ना? तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो क्या करेगा ये, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी? डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। तो मान लो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर जो है आपका ज्यादा हो जाएगा, आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो फिर ये जहाँ टकराएगी अगले मीडियम में, तो फिर यहाँ पे इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आर होगा अब, और वो पहले से ज्यादा है। तो मेरे पहले इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था,
जब अगली लेयर से टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आर हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये दो लेयर है, यहाँ पे जब रे टकराई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब टकराने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और आप कह रहे हो कि आर ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है, तो आर ज़्यादा है ना? ठीक है। अब मान लो ये आर एंगल है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे? ये भी आर होगा? ये भी यार। आर होगा। तो अब की बार इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे हम इस सरफेस के लिए जो यहाँ पे टकराएगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर। यस सर। ठीक है, तो पहले ये कम था, अब ज्यादा हो गया। फिर आगे जाएंगे तो आगे अब दोबारा वही होगा, फिर ये और डेंसर की तरफ जा रहा है, इससे भी डेंसर है ये, तो और बढ़ जाएगा ये एंगल आपका। तो ये एंगल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आपका, जो एंगल ऑफ सर इंसिडेंस रेयर की तरफ जा रहा है ना? हाँ सॉरी, रेयर की तरफ जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जब जाएगा तो ये और एंगल आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो क्या होगा कि ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार हो सकता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए ये एंगल, कहीं पे ऐसा हो सकता है ना क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए किसी लेयर पे। यस सर। तो अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा फिर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देगा ये। मान लो बेंड करते करते क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देगा अब ये। तो अब ये जो है ऐसे आके ऐसे आएगा आई की तरफ को, तो ये रे जो है आपको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? आपको दिखाई देगी कि रे कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। मैं स्ट्रेट इसको बढ़ाऊं तो यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई देगी, नीचे से। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर है? तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो पत्ते हैं आपको यहाँ जमीन में दिखाई देंगे। अब ऐसा कब हो सकता है, जब पानी हो नीचे, तब हो सकता है ऐसा, मतलब ऐसा आपकी आपको तो ये लगेगा पानी है नीचे, उसकी परछाई बन रही है नीचे जमीन पे, तो आपको यहाँ से भी आती हुई दिखाई देगी रे, और यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो आपको लगेगा कि ये पेड़ की जो है परछाई बन रही है नीचे जमीन में, यानी यहाँ पे क्या है, पानी है। लेकिन यहाँ पे पानी तो होगा नहीं, ये तो हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सर ये सिर्फ हॉट डेजर्ट्स में दिखेगा ना? यस सर। हाँ, ये वहीं पे दिखाई देगा जहाँ पे ऐसा ऐसा जो है फर्क पड़ जाएगा लेयर में, कि आपकी जो लेयर इसकी जो एयर की डेंसिटी है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, है ना? ये आपकी वार्म एयर है, ये वार्मर है ज़्यादा, वार्मर या हॉटर है ज़्यादा नियर द ग्राउंड, ऊपर वाली थोड़ा कोल्ड है, तो वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो ये यूजुअली जो है रेगिस्तान में होता है, या फिर बहुत गर्मी यहाँ पड़ जाए तो थोड़ा बहुत, सब जगह हो सकता है थोड़ा बहुत तो। सर मतलब सिर्फ गर्मी में ही होगा ना? हाँ, गर्मियों में ऐसा होगा। अगर उल्टा हो गया तब नहीं होगा ना, ठंड में अगर होगा जमीन ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो नीचे वाली डेंसर हो जाएगी, तो फिर वो TIR का केस ही नहीं बनेगा, वो तो फिर रेयर से डेंसर वाला केस हो जाएगा। यस सर। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको, मिराज फॉर्मेशन? यस सर। यस। सबको क्लियर है? ओके, अगला इसका जो एप्लीकेशन है वो है आपका प्रिज्म वगैरह हम यूज करते हैं ताकि हम रे को जो है बेंड कर पाए, या फिर ग्लास प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में क्या होता है कि मान लो ग्लास प्रिज्म है और यहाँ से रे आ रही है, अब रे यहाँ पे टकराएगी तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इसके लिए, 0, तो आर भी 0 हो तो रे से निकल जाएगी सीधा। अब ये यहाँ टकराई, अब यहाँ मान लो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो रे ऐसे जाएगी। मान लो आपने एंगल ऐसे सेट किया कि ये बिल्कुल रे ऐसे चली गई नीचे, तो नीचे जाएगी तो ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, और मान लो एक और रे आ रही है तो ये रे ऐसे आ जाएगी। ओके, तो आपको जो है अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो उसकी इमेज दिखाई देगी, और कैसे दिखाई देगी इमेज, ये वाली रे कहाँ गई है, यहाँ गई है, तो इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी।
मान लो ये ए बी है, तो ए वाली रे यहाँ गई है, तो ये ए डैश बी डैश होगा। तो आपको ये चीज जो है नीचे दिखाई देगी। क्लियर है ये? ठीक है। इसका एक क्वेश्चन तो ये होता है, इसको यूज कहाँ करते हैं? Yes, sir. आपने देखा होगा जो सबमरीन्स वगैरह आपकी होती हैं, तो सबमरीन्स में पानी के बाहर जब निकालते हो आप, तो वहां से लाइट आती है ना, ऐसे करके फिर वो यहाँ पे प्रिज्म लगा देंगे, तो क्या होगा फिर लाइट आपके यहाँ चली जाएगी नीचे, तो आप देख पाओगे उसे। सबको पता है सबमरीन वगैरह देखे सबने, पानी के अंदर जो चलती हैं, यस सर। तो उससे बाहर निकालते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट द नेम। तो उससे फिर हम चेक करते हैं कि दुश्मन की कुछ एक्टिविटी है या नहीं है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्रिज्म लगा सकते हैं हम। तो अगर यहाँ पे हम प्रिज्म लगाएंगे तो उससे हम चेक कर सकते हैं, ऐसा अगर प्रिज्म लगा दें हम कुछ। ठीक है, तो ये इसका केस है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते थे कि सर हमने इतनी जरूरत क्यों पड़ी, प्रिज्म क्यों लगाना पड़ा, मिरर लगाए थे सिंपल, मिरर क्यों नहीं लगाया हमने? तो मिरर इसलिए लगाया कि एक्चुअली क्या होता है ना, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो कभी भी 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। ऐसे ही यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो इट इज नॉट 100% रिफ्लेक्टिंग, इसके अलावा रिफ्रैक्शन भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ पोर्शन मिरर में अंदर लाइट जाती ही जाती है, या वो मिरर एब्जॉर्व करता ही करता है। हो सकता है वो 0.1% हो, लेकिन वो एब्जॉर्व करेगा ही करेगा, या 1% है मान लो, एब्जॉर्व करेगा ही। तो आपकी लाइट की क्या होगी, इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका लॉस ऑफ लाइट हो रहा है। लेकिन इस केस में देर इज नो एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन, देर इज 100% रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग प्रिज्म को प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू अ प्लेन मिरर। ये क्लियर हुई बात? यस सर। इसको हम ठीक प्रिफर बरो नहीं बता करेंगे। दीजिए। हाँ, मैं कह रहा था आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना टीआईआर के केस में, मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे जब टीआईआर होता है तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो हो सकता है 98% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए और 2% जो है रिफ्लेक्ट कर जाए। तो हमेशा जो है रिफ्लेक्शन होता ही होता है कुछ ना कुछ जब रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे ही मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, मिरर में हम क्या मानते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो Yes. कभी भी 100% लाइट यहाँ नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ पे 98% आए, कुछ यहाँ पे सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी या इधर चली जाएगी, तो लॉस हो गया लाइट का। तो ब्राइटनेस क्या होगी, थोड़ा कम हो जाएगी इसकी, है ना। तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि ब्राइटनेस कम ना हो, तो हम यहाँ पे प्रिज्म यूज करते हैं। सर प्रिज्म में क्यों नहीं हो रहा वैसे, थोड़ा सा भी? क्योंकि प्रिज्म में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं है ना, टीआईआर का केस है वो। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन ऐसे थोड़ी हो रहा है कि यहाँ पे ग्लास आपने लगा दिया, ग्लास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है या नहीं है पहले आप वो चेक करो। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो हमने ऐसा कंडीशन बना दिया आपने कि रे आपकी आई उस पे रही हो एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, क्रिटिकल से ज्यादा पे, सॉरी, तो केस ही और उसका हो रहा है। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट ही चेंज हो गया, यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा जो पॉलिश सरफेस के कारण होता है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो टीआईआर के कारण हो रहा है, तो वो 100% परफेक्ट होता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके। ऐसे ही हम इसको भी आगे और पढ़ेंगे, स्पेशली ये जो होता है ना, जो 100% का केस हम यहाँ पे जो हमें फायदा मिल रहा है वो तब बेनिफिशियल है जब आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हो बार बार। क्योंकि जब एक बार रिफ्लेक्शन हुआ मान लो तो 0.1% का एब्जॉर्ब हो गया, अब मान लो दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट, 3 बार हुआ तो फिर हो जाएगी, 4 बार में और हो जाएगी। तो होते होते मान लो ये आपके रिफ्लेक्शन 1 लाख बार हो गए, तो क्या होगा, लाइट खत्म ही हो जाएगी, लगभग बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो दिस हैपन्स इन केस ऑफ, कहाँ होता है ऐसा, इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। जो ऑप्टिकल फाइबर आपके होते हैं वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग जो है टीआईआर का यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, ताकि हमारी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब ना हो और वो एक लार्ज डिस्टेंस तक चली जाए रिफ्लेक्ट करते हुए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज द फिफ्थ एप्लीकेशन, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फिफ्थ एप्लीकेशन हमारी ऑप्टिकल फाइबर होगी जहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे। क्लियर है बात ये? यस सर। ओके, यहाँ पे एक और केस है,
अगर आपको लाइट को सेम उस पर वापस लेके आना है तो हम प्रिज्म को ऐसा भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लाइट हमारी वापस आ जाए बिल्कुल ही, तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो मान लो रे इंसिडेंट है, ये घूम के ऐसे आ गई, एक और रे बना देते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगी और वापस आ जाएगी। तो ये इमेज बन गई यहाँ पे। कैसी इमेज बनी है? इन्वर्टेड है या इरेक्ट, कैसी बनी है? इन्वर्टेड। देखो जो ए वाली रे है वो घूम के यहाँ पे आई है तो उसको ए डैश मान लेते हैं, बी वाली रे घूम के यहाँ पहुंची है तो उसको बी डैश मान लेते हैं। दिस इज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो ऐसा जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को हमें अगर इन्वर्टेड करना है तो। ओके, यस सर। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर सब लोग नाम तो सुना ही होगा सबने। ऑप्टिकल फाइबर आपकी जो यूज होती है बेसिकली वो कहाँ यूज होती है आपकी? ट्रांसमिट लाइट को करने में, या फिर आपके सिग्नल्स जो होते हैं, लाइट, है ना, और टेलीकम्युनिकेशन। आप लोगों ने मेडिकल में ही पढ़ा होगा, जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे, मैंने वो आजकल वो डालते हैं ना मुंह के अंदर से डाल के और अंदर का यस चेक कर सर। लेते हैं, तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर होती है, अंदर का आप चेक कर लेते हो। सर इंटेस्टाइन स्टमक में चेक करने के लिए और ईसोफेगस में। एंडोस्कोप बोलते हैं मेरे ख्याल से। यस सर, एंडोस्कोपी। हाँ, तो एंडोस्कोप होता है, तो उसमें भी हम अंदर के पार्ट देख लेते हैं पेशेंट के कि कहीं पे प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है, समथिंग है। तो पतली सी फाइबर जो है मुंह के अंदर से डालते हैं, आई थिंक, या नाक के अंदर, आई डोंट नो कहाँ से डालते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है। और आपके फोटोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं कुछ, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कई जगह पे यूज़ होता है। तो दिस आर द मेनली यूजेज ऑफ दिस थिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर इज, पहले तो ये बेस्ड ऑन टीआईआर है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? आपका फाइबर बेसिकली जो है इसमें कई सारी लेयर होती है। कोर होता है आपका, कोर का इंडेक्स कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर के बाहर जो है क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग मतलब एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग होती है, ताकि लाइट आपकी जब जाएगी तो रेयर से डेंसर वाला केस बन पाए, सॉरी, डेंसर से रेयर वाला केस बन पाए। तो क्लैडिंग जो होगी वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी। तो मान लो एक कोर है, दिस इज क्लैडिंग, या आउटर लेयर बोलेंगे इसे। ठीक है, तो क्लैडिंग जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होगा, ज्यादा होगा अंदर वाली से? इसका मान लो म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो म्यू 2 क्या होना चाहिए? क्योंकि जब लाइट आएगी आपकी तो लाइट यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए ना, ऐसे ऐसे चलेगी। इसके अंदर जो कोर है ना, कोर के अंदर चलेगी लाइट आपकी, तो यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए हर पॉइंट पे। तो क्या होना चाहिए? म्यू 2 कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए म्यू 1 से? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, तभी केस बनेगा आपका डेंस रेयर। म्यू 2 कम होना चाहिए म्यू 1 से, तभी आपका डेंसर से रेयर वाला केस बनेगा। ऐसे होगा? यस सर। ठीक है, ओके। Yes. तो ये, ठीक है, तो ये क्लैडिंग होती है हमारी। और इसके बाहर एक और कोटिंग करी जाती है, क्योंकि इसके बाहर ये एक्चुअली फाइबर होती है आपकी, कई मैंने आप समुद्र के नीचे बिछा रखी हैं, जैसे अभी आप देखोगे एशिया और यूरोप के बीच में बिछी हुई हैं, अमेरिका और यूरोप के बीच में है, तो ओशन के नीचे बिछाई हुई है सब जो आपकी फाइबर आ रही है ना। तो कई सारी इसकी कंपनियां हैं जिनको मैनेज करती हैं, आई थिंक रिलायंस वगैरह की भी फाइबर बिछी हुई है कई सारी। तो ये काफ़ी रफ टेरिन में होती हैं, तो वहाँ पे जो है काफ़ी इनको जो है अटैक भी होते हैं, सॉल्ट में अटैक हो रहा है कभी, और अलग अलग वहाँ पे जो है वो भी होते हैं सी में।
चीज़ें होती रहती है। तो इसके बाहर जो कोटिंग करी जाती है, तो देयर इज अ आउटसाइड कोटिंग इन दिस, उसके बाहर एक बफर कोटिंग भी होती है। तो आपका ये क्लैडिंग है मान लो, और इसके बाहर फिर कोटिंग होती है। तो कोटिंग का कोई लेना देना नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये केवल जो है प्लास्टिक वगैरह आप लगा के इसके बाहर, ताकि ये सेफ रहे। कोटिंग ये जो है यूजुअली प्लास्टिक जैकेट होती है, और ये फॉर सेफ्टी पर्पस होती है केवल। तो ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है, और आपको उसका पता ही है क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो इसमें जब लाइट आएगी, तो लाइट इसमें अंदर आएगी, तो अंदर आने के बाद ये बार बार रिफ्लेक्शन होगा, और क्योंकि ये 100% रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट आपकी क्या होगी, लंबे दूरी तक विदाउट खत्म हुए पहुंच सकती है ना, विदाउट खत्म हुए कई किलोमीटर तक जा सकती है। तो यहाँ पे हम अगर मिरर यूज करते तो प्रॉब्लम आती है आपको, तो हम जो है यहाँ पे TIR का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये बात क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक सर ये तो फाइबर्स बहुत ठीक है। थिन होती है, इसके उस रीजन होगा। हाँ, फाइबर की ज़्यादा जरूरत हमें होती नहीं ना, हमें तो मैंने डिपेंड करता है कि हमें कितना वो भेजना है, इसमें कम्युनिकेशन कितने हमें सिग्नल भेजने हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे सिग्नल भेजने होते हैं तो हम कई सारी कोटिंग वो यूज़ कर लेते हैं, बंडल यूज़ कर लेते हैं बहुत सारा फाइबर का। बोलते हैं ना कि बैंड विथ कितनी है, वो सब कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपको कितना वो चाहिए। तो उसकी जो होती है माइक्रॉन्स में होती हैं फाइबर, जो होती हैं पतली, तो काफ़ी सारी फाइबर एक साथ हम लोग वो कर लेते हैं, हेलिक्स बना के बिछा देते हैं पूरा एक साथ, है ना। क्योंकि हमें अलग अलग सिग्नल भेजने होते हैं, तो यूजुअली हम ट्राई ये करते हैं कि फाइबर से जो है अलग अलग सिग्नल अलग अलग फाइबर से जाएं, ताकि मिक्सिंग ऑफ सिग्नल ना हो, है ना। वैसे हम एक फाइबर से मल्टीपल सिग्नल भी भेज देते हैं कई बार, लेकिन यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि अलग अलग फाइबर से जाए, तो हम छोटी छोटी कई सारी फाइबर ले लेते हैं। तो इनका जो साइज होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अराउंड 10 माइक्रॉन से लगभग यू कैन से 100 माइक्रॉन। इनका जो डायमीटर होता है, फाई लिखते हैं आप लोग या फिर डायमीटर बोलते हैं, 10 माइक्रॉन टू 100 माइक्रॉन। सर एक बार ठीक है, रीजन और बता दीजिए क्यों आपसे mainly? पूछेंगे नहीं रीजन ऐसा क्यों होता है, मैंने हम ट्राई ये करते हैं फाइबर में कि कई सारी फाइबर अलग अलग फाइबर, देखो हमें क्या होता है, एक फाइबर में हम मानो हमने लिया तो एक सिग्नल भेजा, अब मान लो आपको कोई और सिग्नल भेजना है, मैंने एक साथ कई सारे सिग्नल जाएंगे ना भाई, कई लोग दिल्ली से वो फोन कर रहे होंगे US से, आपको सिग्नल भेजना है मान लो उसको फाइबर के थ्रू दिल्ली से, तो आप मल्टीपल अलग अलग फाइबर यूज करोगे ना अलग अलग सिग्नल के लिए। एक फाइबर में हो सकता है कि लिमिट हो कि एक फाइबर में आप 500 सिग्नल भेज सकते हो या 800 सिग्नल भेज सकते हो, तो आपका अलग अलग फाइबर आप यूज करोगे कई सारी अलग अलग सिग्नल भेजने के लिए, तो आपको लाखों सिग्नल भेजने, तो आप कई सारी फाइबर बिछाओगे। तो ये फाइबर जो होती हैं काफी थिन होती है, आपको जरूरत भी नहीं होती मोटी फाइबर की, जरूरत क्या है, आपको सिग्नल तो पहुंचाना है आपको यहाँ से वहां तक, मोटी फाइबर क्या करोगे, यस सर। है ना। तो आप कई सारी थिन फाइबर लेके उनका एक बंडल बना देते हो पूरा, और उनको बिछा देते हो ऐसे करके, तो कई सारे सिग्नल आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, तो दिस वर द एप्लीकेशन ऑफ TIR। हाँ जी, कोई डाउट पूछ रहे हैं? नो? ठीक है, तो फटाफट से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं TIR के। तो आप आई थिंक कंसेप्ट सबको क्लियर है TIR का। TIR में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन में भी आएंगी है, जैसे मान लो ये पानी का सरफेस है, यहाँ पे मछली है, अब या कोई बल्ब है, मान लो बल्ब से लाइट निकल रही है, बल्ब से लाइट अगर निकल रही है तो क्या सारी लाइट बाहर निकलेगी? भाई जो ये वाली लाइट है तो निकल जाएगी बाहर, ये वाली है तो थोड़ा बेंड करके निकल जाएगी ऐसे। अब एक केस ऐसा आएगा कि जहाँ पे जो लाइट होगी वो ऐसे चली जाएगी, ग्रेस कर जाएगी, और इससे ज्यादा एंगल पे अगर आप लाइट डालोगे तो फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट।
रिफ्लेक्ट तो केवल लाइट जो है यहाँ तक जो लाइट जाएगी वही बाहर आएगी, इससे जो भी यहाँ पे गिरेगी वो सारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उससे आगे जो भी होंगी, राइट? यस सर। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी होगी, इस साइड को भी। ठीक है, और इनफैक्ट ये चीज जो है हर साइड को होगी, मैं तो दो साइड बनाएंगे क्योंकि 2D डायग्राम है। 3D में अगर आप देखोगे तो हर साइड ऐसा होगा। तो जो लाइट बाहर निकलेगी, जो लाइट इस बल्ब की बाहर निकलेगी, वो क्या होगा, मतलब उसकी शेप क्या होगी उस लाइट की, माने वो रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, सर्कल होगा, क्या होगा वो? इस बल्ब की जो लाइट बाहर निकलेंगी सारी, से ये निकल रही है, ये निकल रही है, ऐसी इस तरफ को भी होंगी, बाहर की तरफ को, तो क्या बनेगा वो? कॉनिकल सरफेस बने। कोनी माने ये तो कोनिकल होगा, अगर इसको देखें तो कोनिकल बन जाएगा, है ना? अगर पानी का पूरा देखो तो कोनिकल बनेगा, अगर आप 3D फिगर समझें इसको। और यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है और ये इसके नीचे है पॉइंट बिल्कुल। तो जैसे हमने बनाया पॉइंट, तो एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया कि भाई इसके बाद जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से लाइट बाहर निकली। ऐसे ही एक पॉइंट आपने इस साइड को बना लिया, ऐसे ही आप एक पॉइंट इस साइड भी बना सकते थे। अगर मैं इधर उधर देखूं तो इस साइड ही बनेंगे दो पॉइंट, ऐसे ही बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो ये आपके सारे पॉइंट ऐसे यहाँ भी बन सकता है एक पॉइंट, यहाँ बन सकता है ऐसे पॉइंट। तो इन पॉइंट के थ्रू जो है लाइट बाहर आ सकती है केवल। अगर यहाँ लाइट गिरेगी, इससे अंदर गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर लाइट इसके बाहर गिरी कहीं भी, तो क्या हो जाएगा? TIR। तो लाइट जो बाहर आ सकती है केवल इस डिस्क के थ्रू बाहर आ सकती है। ये जो डिस्क बनी है, इसी डिस्क के थ्रू लाइट बाहर आ सकती है केवल। ये बात क्लियर हुई सबको या नहीं हुई? इसको 3D में समझो। ये तो आपने 2D फिगर देखा, तो आपने दो रे बनाई बस, ये और एक ये। लेकिन ये सेम काम यहाँ भी हो सकता था, हमने केवल ये पॉइंट लिए अभी। लेकिन ये सेम काम यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, और जगह भी हो सकता था सेम ऐसे ही, कि तो बल्ब तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, तो इसके चारों तरफ सिमेट्री आप देखो। ये बात क्लियर है? Yes. सबको क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। ये क्लियर हुआ? 2D में क्लियर हुआ ये कि ये दो पॉइंट होंगे ऐसे? इतना क्लियर है? यस सर, 2D में क्लियर है। 2D में क्लियर है कि ये दो पॉइंट ऐसे होंगे, है ना? अच्छा, इसको चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये सामने रखा हुआ है, ये बिल्कुल इस प्लेन में है, और बल्ब आपका इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। अब आप कह रहे हो कि जी यहाँ पे अगर लाइट गिरेगी तो कर जाएगी रिफ्लेक्ट, लेकिन उस मैंने यहाँ पे करेगी तो इसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ तक लाइट गिर सकती है और यहाँ तक गिर सकती है। तो मैक्सिमम जो लाइट गिर सकती है वो यहाँ पे और यहाँ पे गिर सकती है। जैसे हमने दो पॉइंट लिए थे ना, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो दो पॉइंट ऐसे है मान लो। ये मैंने स्क्रीन ली एक, और स्क्रीन के पीछे एक बल्ब मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ से लाइट यहाँ तक तो ठीक है, अगर लाइट यहाँ पे गिरेगी तो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे गिरेगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे गिरेगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ तक चल जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप लाइट को यहाँ कहीं डालोगे तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस सर। क्लियर है सबको ये? अच्छा, सेम पॉइंट में ऐसे यहाँ भी बना सकता था, ये पॉइंट ऐसे लेके सेम डिस्टेंस, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लेफ्ट राइट लेने की बजाय अप और डाउन लूं, तब भी ये पॉइंट आ जाएंगे सेम, दो पॉइंट और अप और डाउन लूं अगर मैं पॉइंट। यस सर। भाई सिमेट्री है ना उसको, तो लेफ्ट राइट से मतलब थोड़ी हो सकता, मतलब ये कि डिस्टेंस वगैरह एंगल वगैरह सेम आने चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकते हैं अप और डाउन सेम डिस्टेंस में। मान लो डिस्टेंस आपका एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस ऊपर भी ये कंडीशन आ सकती है सेम, आपका एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाए और उसके बाद लाइट जो है फिर TIR करना शुरू कर दे, बन सकती है कंडीशन? यस सर, बन सकती है। बन सकती है। ऐसी कंडीशन यहाँ भी बन सकती है, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सर्कल में ऐसे, यहाँ पे ऐसे डालूंगा लाइट, यस सर। तो कुल मिलाके क्या बनेगा, एक कोनिकल बन जाएगा ना सरफेस आपका, कि जो कोनिकल सरफेस है पूरा, तो इस कोन में
लाइट जो है कोन, ये जो बल्ब है इसके कोन, इस सरफेस के से जो है लाइट बाहर निकल सकती है। इससे अगर आप बाहर लाइट डालोगे तो वो लाइट इंटरनल माने टीआईआर कर जाएगी, तो इस प्लेट से बाहर निकल सकती है, और जो लाइट आ रही है इस कोन में वो लाइट बाहर निकल पा रही है जो इस कोन के अंदर है, बाकी लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। अभी क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। ओके। अगर मान लो आपसे बोलूँ भाई कि ये रेडियस कितनी होगी जिससे बाहर निकल सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें मैं कितना डिस्क रख दूं यहाँ पे ताकि लाइट बाहर ही ना निकले, तो मैं अगर इतनी डिस्क रख दूं रेडियस की तो बाहर नहीं निकलेगी लाइट, क्योंकि लाइट तो यहीं से निकल सकती है बाहर, बाकी तो निकल ही नहीं रही वैसे ही बाहर, मैं तो वैसे भी निकल रही बाहर। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यस सर। है ना, क्वेश्चन पूछते हैं कितने एरिया की डिस्क रख दूं इसके ऊपर, ढक दूं इसे ताकि ये बाहर ना निकले। तो मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूँ, अगर ये एच है ये आर है, ये एंगल आपको पता है आईसी, साइन आईसी इज 1/μ। तो अगर मैं ट्राइंगल में साइन आईसी निकालूं तो साइन है ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये यस सर। है ना, तो ये आपका म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एच है ये आर है, तो कह रहा है राइट टेन आई सी इक्वल टू एच बाई आर, आर बाई एच सॉरी, लिख सकता हूं मैं। और टेन आई सी कितना हो गया, ये हो जाएगा टेन आई सी यहाँ ट्राइग्राम से, तो मैं एच निकाल सकता हूँ यहाँ से, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आर निकालना चाहो तो आर भी निकल सकता है, एस तो खैर हमें पता होता है, आर निकालते हैं सॉरी यहाँ से, एस तो हमें यूजुअली क्वेश्चन में पता होता है, आर निकाल लेते हैं। आर हमारा क्या है, एच बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट में, फिर एक बार फिर से बता तो दो। हम ऐसे हम आर निकाल सकते हैं। ये मैंने ये किया है भाई, हमें पता है कि हमें ये एच पता है और ये क्रिटिकल एंगल पता है, अब मुझे ये आर निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई मेरा 10 आई सी इज आर बाय एच, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू एच 10 आई सी। ठीक है, अब मुझे 10 आई सी तो नहीं पता, मुझे साइन आई सी पता है, साइन आई सी मेरा 1/μ होता है, तो मैं वहां से 10 आई सी निकाल लूंगा। तो यस अगर सर। मेरा 1/μ है तो ये 1/μ हो गया, तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो 10 आई सी क्या हो गया मेरा, 1/√μ म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसको वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, एच बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो मेरा आर आ गया। तो मैं आर निकाल सकता हूँ यहाँ पे, रेडियस। यस सर। यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अगर वो एरिया बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो आर आप निकाल चुके हो, पाई से इंटू आर स्क्वायर कर लोगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया निकाल सकते हो। कई बार आपसे बोलता है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, कौन में आपको पता है सेमी वर्टिकल एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं और इसको सेमी बोलते हैं, इसके आधे को मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। तो वो आपका इस केस में क्या है, आईसी है वो। तो आपसे कई बार पूछता है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, सेमी वर्टिकल एंगल आईसी, तो आईसी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे टीआर में इस टाइप के आएंगे। क्लियर हुई बात ये? यस सर। ओके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, ये सारे जो कंसेप्ट हमने पढ़े अभी तक। ये तो कंसेप्ट है इसका टीआईआर का, कब होता है, किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है, ऐसी कंडीशन क्या आ जाती है कि इंटरनल इफेक्ट हो जाता है। ये फिर हमने उसके लिए डेरिवेशन किया वैल्यू निकालने के लिए क्रिटिकल एंगल की, इसकी एप्लीकेशन देखी, बिलियंस ऑफ डायमंड, साइनिंग ऑफ एयर बबल, मिराज फॉर्मेशन, ग्लास प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, और ये क्वेश्चन मैंने देखा कि क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं। तो यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ओके,
तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। एक क्वेश्चन है कि इफ लाइट ट्रेवल्स मीडियम ए टू मीडियम बी, इनकी स्पीड दी हुई है लाइट की, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 1.8 10 टू पावर 8, बी में दे रखी है 2.4 10 टू पावर 8 रिस्पेक्टिवली, देन क्रिटिकल एंगल कितना होगा, देन आईसी का वैल्यू बताना है आपको। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ऐसे, साइन इनवर्स 2/3 दिया हुआ है, टेन इनवर्स 3/4, इजी क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 3/4। Sin inverse 3/4. डी, लेट मी Yes. चेक। सिक्स्थ का आंसर है, सिक्स का आंसर दिया हुआ है डी, हाँ करेक्ट है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। देखो बाकी लोग भी निकाल पा रहे हैं। डन सर। डन। बाकी लोग भी निकालो फटाफट से। ए से बी जा रही है, तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेना पड़ेगा, म्यू की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डेंसर वाले का विद रिस्पेक्ट टू लाइटर। और म्यू ए आपको पता है, म्यू ए जो होगा सी बाय वी ए होगा, सी बाय वी बी ए होगा, तो सी से सी कट जाएगा तो वी बी बाई वी ए, तो म्यू आपका आ जाएगा 2.4 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 1.8 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 8 साफ, 8 से कटेगा तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा ये म्यू। तो यहाँ पे म्यू को वैल्यू 1.5 पुट कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? So VA/VB होगा। हाँ नहीं, ये तो सही है, इसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हमने काटा गलत है। 6 से काटेंगे, 6 चुके 1.33। 24, 6 18, काटा गलत है, 4/3 आया, तो आप 4/3 पुट कर देंगे, 4/3, तो ये 3/4 हो गया। साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता वैसे भी, तो 4/3 अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ किया होगा आपने। 3/4 है हमारा, ठीक है यानी, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3/4। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। A diver at a depth of 12 meter in water water mu equal to this thing, sees the sky in a cone of semi vertical angle, कितना? C. साइन इनवर्स 3/4, वाटर वाला केस आ गया दोबारा, ये वाटर वाला केस है 3/4।
देखो सबका आ रहा है ये? डेप्थ दे रखा है। डेप्थ की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। डेप्थ की अगर जरूरत पड़ती तो रेडियस निकालना, अगर पूछता कि रेडियस कितनी है तब जरूरत पड़ती है आपको डेप्थ की, तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मूव करते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है कि ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन सबका हो गया? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों? इसमें आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था, आईसी। आईसी का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, साइन आईसी इक्वल टू 1/μ होता है ना। ओके सर। वही तो निकालना है आपको, आईसी एंगल। यस सर, हो गया। डन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is kept at a depth of h in water the radius of circle। अब देखो इसमें रेडियस पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल, तो खुद ड्राइव करके निकालो इसे, फॉर्मूला मत देखना, खुद ड्राइव करके निकालो। एट द सरफेस ऑफ वाटर through which light emits is, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 3/√7h, सॉरी √7h, बी ऑप्शन है √7/3h, सी ऑप्शन है √3/7h, डी ऑप्शन है 7/√3h। First option. फर्स्ट करेक्ट। Yes, sir. आगे फर्स्ट। देखो बाकी लोगों का आ रहा है? यस सर। इजी है, तो ड्राइव कर चुके हैं हम ऑलरेडी वैसे तो सब लोग देखो निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, डन सबका? यस। चलो तो बाकी अगली क्लास में करें फिर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन और दिख रहे हैं मुझे अभी यहाँ पे, तो अगली Sir. क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर क्रिटिकल एंगल एक तो मटेरियल पर डिपेंड करता है और एक सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा जिसमें लाइट जा रहा है, रेयर मीडियम। हाँ करेगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने जो लिया रिस्पेक्ट टू लिया ना, यस सर। म्यू जो आपने लिया, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसकी सराउंडिंग क्या है। मैंने पानी से अगर एयर में जा रहा है तो कुछ अलग होगा, यस सर। पानी से मान लो आपने ऊपर ग्लास रख दिया तो अलग होगा। यस सर। इनफैक्ट पानी से ग्लास में तो होगा ही नहीं, ग्लास से पानी में हो सकता है ग्लास का क्योंकि ज़्यादा होता है। डेंसर, हाँ डेंसर से रेयर हो ना, तो ग्लास से मान लो पानी में आ रहा है एक बार और ग्लास से एक बार मान लो एयर में जा रहा है, तो क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा दोनों केस में। यस सर। ठीक है, ओके। और बताइए, और क्या डाउट है किसी के? चलो ठीक है, इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, यस सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, अगली क्लास में मिलते गुड हैं। नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय।